Good afternoon, everyone. So, in today's lecture, we will going to discuss special contract. देखिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं सर, आजकल जो नया पैटर्न है राजस्थान हाईकोर्ट का, उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप 19 का पेपर उठा लीजिए, 17 का देख लीजिए, सवाल जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं वो अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कोई सवाल पूछा गया है तो उसमें कितने कितने सेक्शंस लिखने हैं, किन सेक्शन के साथ कौन से प्रोविजंस लिखने हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू एनालाइज। और इसी सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एजेंसी से, एजेंसी 182 से। ठीक है सर, एजेंसी एक ऐसा पार्ट है जब तक राजस्थान हाईकोर्ट ने नहीं पूछा है, इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है। रिसेंट ट्रेंड में तो एजेंसी को बिल्कुल नहीं पूछा। ठीक है सर, एजेंसी को कुछ रिसेंट ट्रेंड्स में नहीं पूछा गया, ये बात आप सबसे पहले तो दिमाग में रखिए। अगर इसको स्पेशल ट्रेंड्स में नहीं पूछा जा रहा है तो फिर इसको कहाँ पूछा जाएगा वो समझिए, और क्या सवाल इसके बनते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजेंसी। इसका आंसर लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजेंसी। मोनिश हमने स्टार्ट ही किया है, रिचा वी हैव जस्ट स्टार्टेड। प्लीज पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजेंसी। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजेंसी। लिखिए, एजेंसी इज द लॉ which connotes agency is the law which connotes the relation which exists upon one person which exists upon one person who has an authority or capacity to create legal relation a legal relation between a person occupying the position of principal, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना प्रिंसिपल, and the third parties. देखिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा सेक्शन किसके साथ लिखना है, सबसे बड़ा जो रिस्क है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में यही है, और सबसे बड़ा जो खेल है वो सारा पूरा यही है। किस प्रोविजन के साथ में क्या प्रोविजन आपको मेंशन करना है, दिस इज द होल की जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली पूछने एग्जाम्स में, एजेंसी को बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है, तो हम एजेंसी पे थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि हाँ एजेंसी लोग पूछ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं एजेंसी को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में लिखिए नितिन जल्दी से। अभिकरण वह विधि है जो उस संबंध को बताती है जहां एक व्यक्ति के पास इन्वर्टेड कॉमा में लिखना मालिक, एक व्यक्ति के पास मालिक, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा तथ्य पक्षकार,
तृतीय पक्षकार इन्वर्टेड कोमा क्लोज, तृतीय पक्षकार की स्थिति धारण करने वाले, तृतीय पक्षकार की स्थिति धारण करने वाले, की स्थिति धारण करने वाले व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति के मध्य विधिक नातेदारी, विधिक नातेदारी सृजित करने का प्राधिकार, व्यक्ति के मध्य विधिक नातेदारी सृजित करने का प्राधिकार और सक्षमता होती है, प्राधिकार और सक्षमता होती है। फिर इसके बाद में क्या लिखना है सर? इसके बाद में आपको सेक्शन 182 लिखना है। नेचर ऑफ एजेंसी में सबसे पहले वो लिख के सेक्शन 182 इसके बाद में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ से 182 को लिखिएगा भाई। 182 इसके बाद में 182 से अपना आंसर कंक्लूड कीजिएगा 182 में जो दिया हुआ है, ठीक है ना। एज पर सेक्शन 182 जो भी उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं 182 के, उसको बताना, तब जाके आंसर बनेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ एजेंसी। कंक्लूजन में नहीं होता है बेसिकली, अभी डिपेंड करता है 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, डिपेंड करता है सवाल कितने नंबर का पूछा गया है। लेकिन ओवरऑल आप बस ये मान के चलिए कि जो नेचर ऑफ एजेंसी है उसके लास्ट में 182 के जो सेक्शन है उसको आपको मेंशन करना है। इसमें एक मैक्सिम भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक मैक्सिम है, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ये मैक्सिम आप एजेंट के लिए लिखेंगे। जहां पे भी सर एजेंट पूछा जाएगा एजेंसी में, आप एजेंट के लिए एक चीज लिखेंगे, क्यू फेसिट एलियम फेसिट पर से। क्यू फेसिट एलियम फेसिट पर से। एलियम एलियम इसका मतलब क्या होता है? वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, वह जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, कोमा वह स्वयं भी कर सकता है, वह स्वयं भी कर सकता है, वह स्वयं भी कर सकता है। स्वयं भी कर सकता है। व्हाट हैपन? लिखिए, he who acts through another, he who acts through another, he who acts through another does the act himself, does the act himself, does the act himself। ठीक है, चलिए आगे और क्या चीज़ हमें इसमें देखनी है। मैं अभी पर्टिकुलर जो बात कर रहा हूँ वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 182 से 338 तक के जो प्रोविजन है हम उसको डील करेंगे। यहाँ से क्या सवाल बनता है वो भी हम लिखेंगे। एक सवाल लिखिए, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने व्हाट इज द नेचर ऑफ एजेंसी इसको हम लोग लिख चुके हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ, क्लास हमेशा 1 बजे ही होगी आपकी, मैं हर दिन मेंशन नहीं करूंगा क्लासेस के टाइमिंग क्या रहेंगे। क्लासेस कब कब होगी सर, मैं अभी दोबारा से बता देता हूँ। क्लासेस जो होगी सर वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को होगी, और क्लासेस के जो टाइमिंग रहेंगे वो 1 PM रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तो सैटरडे संडे को हम लोग जजमेंट नोट राइटिंग क्लासेस रखेंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स लिखवाऊंगा, कुछ जजमेंट्स दिखाऊंगा, अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स कैसे करते हैं, अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस कैसे करते हैं, आप जितने भी साक्ष्य हैं या जितने भी तथ्य हैं उनका चयन कैसे करते हैं, जजमेंट राइटिंग लिखते वक्त किस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसिस करना होता है, ये सब मैं आपको लेटर ऑन फर्दर ऑन क्लासेस में बताऊंगा।
अभी हम सिर्फ और सिर्फ जजमेंट सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं। जितनी क्लासेस यहाँ पे हो गई है उन सब्जेक्ट को तैयार करते चलिए। इज इट ऑल राइट? क्वेश्चन लिखिए, रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन लिखिए सर, जो सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली आता है जुडिशियल सर्विसेज में। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, relationship of principal or agent need not always arise out of principle of the relation of principal or agent need not always arise out of contractual obligations, full stop, explain। हिंदी में लिखिएगा प्लीज, हिंदी में लिखिएगा प्लीज। मालिक व अभिकर्ता की नातेदारी का, मालिक व अभिकर्ता की नातेदारी का, मालिक व अभिकर्ता की नातेदारी का, मालिक व अभिकर्ता की नातेदारी का हमेशा संविदाजन्य नातेदारी, हमेशा संविदाजन्य नातेदारी, संविदाजन्य नातेदारी से उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है, से उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। पूर्ण विराम, चर्चा कीजिए, पूर्ण विराम, चर्चा कीजिए। देखिए, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है एजेंसी का, देखिए सर, जो एजेंसी होती है, जो अभिकरण होता है, उसमें बेसिक फंडामेंटल होता है प्रिंसिपल, एजेंट और, ठीक है, कभी भी इन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये याद रखिए। कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है हर तरफ, लेकिन एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। सेक्शन कौन सा इसका निकालिए डायरेक्ट एक बार, कौन सा सेक्शन है? आई थिंक मेरा डायरेक्ट ऊपर गया है, दे दीजिए, शेयर कर लीजिए डायरेक्ट। 185 देखिए, प्रतिफल आवश्यक नहीं है, तो मतलब कंसिडरेशन, सेक्शन 25 का एक्सेप्शन क्या हो गया सर? जब आप सेक्शन 25 लिखेंगे तो उसके 2-3 एक्सेप्शन तो 25 के वहीं दिए हुए हैं, और बाकी एक्सेप्शन कहाँ हो जाता है? 185, एक ये भी एक्सेप्शन है। देखिए, कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है 185, ठीक है ना? तो मतलब सवाल भी यही कह रहा है कि इन दोनों का रिलेशन कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है, रेदर ऑब्लिगेटरी होता है। अब इस सवाल अगर इस टाइप में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो उसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स है मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज। देखिए, अभी तक हम सिर्फ माइनर एक्ट कर रहे हैं, मेजर एक्ट नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। मेजर एक्ट में स्टार्ट करूंगा आफ्टर रिजल्ट, लेकिन जब तक सारे माइनर खत्म कर देते हैं। हाँ, क्लास में टेस्ट सीरीज में नहीं, टेस्ट सीरीज में तो आपको जो देना है वो दीजिए, टेस्ट सीरीज का कोई से फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ये विधि द्वारा किसी व्यक्ति पर अधिरोपित नहीं की जाती, ये विधि द्वारा किसी व्यक्ति पर अधिरोपित नहीं की जाती। This cannot be attributed upon any person by law. This cannot be attributed upon any person by law. This cannot be attributed upon any person by law. ब्रैकेट में लिखेगा सेक्शन 18 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 18 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है, सेक्शन 18 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसको देख लीजिए एक बार, आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम, अभी तुम लोग देख लीजिएगा इसको। देखिए, आंसर ना आप एक दिन में लिखना नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ एग्जाम को प्रोसीड करेंगे और आपको पता होगा कि यार ये आंसर लिखना है और इसका आंसर को लिखेंगे, तो वो परफेक्ट आंसर होगा। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम उसमें कोई पॉइंट मिस आउट ना करें।
देखिए अब विधि द्वारा अधिरोपित हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। पार्टनर कौन होता है सर? एजेंट होता है। क्या कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट टेकन के बीच में, लेकिन लेकिन ये विधि द्वारा मतलब लो इसको इम्पोज कर रही है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस नहीं है पार्टीज के बीच में। अगर आप पूरा समझने की प्रयास करेंगे तो इसे इसको फ्रेम आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जो लिखा हुआ है वही लिखा है, वही सफिशिएंट है। दूसरा लिखिए बाय द रेटिफिकेशन, बाय द रेटिफिकेशन, बाय द रेटिफिकेशन, बाय द रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा। रेटिफिकेशन कहां से कहां तक दिए हुए हैं सर? 196 से 200। देखिए सर एग्जाम में दो तरह के सवाल आ सकते हैं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना। और सिविल के पेपर में ये होता है, ये क्रिमिनल के पेपर में नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम इट देखिए ये सवाल जो अपन जो चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके पार्ट में एक चीज बता देता हूँ सर। दो चीज समझिए, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, मुझे इसका कोई ऑर्डर नंबर बताएगा? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है इसका? जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। 5 का 12 नहीं है। और ये कहां दिया हुआ है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पढ़ाई करना स्टार्ट करो नितिन। सेक्शन 12 में पार्ट परफॉर्मेंस है। हिंदी में भी बोल दूंगा मैं। समन की प्रत्यास्थापित उसकी पालना, अनुसमर्थन। बताइए कहां दिया हुआ है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन? ऑर्डर 5 रूल 20 कहां दिया हुआ है? अब मुझे क्या पता, आप बताइए मुझे तो। हाँ जी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कहां दिया हुआ है? बताओ निविशा बताइए। देखिए दोनों सिविल के पेपर में आते हैं, पूछता ये है बच्चा लिखता ये है। मैं 3-4 कलाकारी और चीजें बताऊंगा आपको। बताइए कहां है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन? सीपीसी लाए हो? प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन भी कोई नहीं बता रहा है, ऐसे क्यों? क्या 5 के 20 में नहीं दिया हुआ ये? देखो मुझे सेल्फ डाउट करवाते हो तुम। किसी का मैसेज तो आया है, देखिए 5-17 सीपीसी नहीं, सीपीसी है मेरे पास, मैं क्यों देख रहा हूँ आप लोग। 5-17 तो चस्पा है, कैसे हो सकता है 5-17? 5-20 है। अरे नितिन आप बस करो यार, 5-20 है सर। इसमें कहा गूगल पे देखूंगा मैं, लेकिन कौन सा है सर? ये आएगा तो 5-20 लिखना है, और ये आएगा तो 5-17 में ऋचा चस्पा है, चस्पा। जहां पे वो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड, उसके हेडिंग में ही लिखा हुआ है प्रत्यस्थापित तामिल। देखा वो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। इसको प्लीज मिस आउट मत कीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिए इधर अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस इधर लिखा हुआ है, प्लीज इस पॉइंट्स को मिस आउट मत कीजिएगा। सेम एक और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिख लो इसको, नोट कर लो, कभी कंफ्यूज मत होना। एक संविदा की प्रतिस्थापित पालना कराना है, एक प्रतिस्थापित तामील है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी के प्रेशर में पूरा खेल कर देते हैं। अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के टेस्ट चल रहे हैं तो आप वहां मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं से 3-4 और चीजें बताऊंगा आपको, इसको नोट कर लो, फिर मैं दूसरी ओर बताता हूँ।
मैं कुछ कुछ चीजें और बताता हूँ जो सिविल के पेपर, सर ये चीज सिविल के पेपर में आएगी। बच्चा क्या करता है ना, रात भर सिविल पढ़ के जाता है एग्जाम के एक दिन पहले, तो वहां जाके फिर वो कुछ ब्लंडर ही करके आता है। जैसे लास्ट ईयर 2022 के पेपर में एक और सवाल पूछा, वो भी बताता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। एक और चीज होती है सर, पार्ट परफॉर्मेंस। ये सर होती है टीपी की, और दूसरा होता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कहां दिया हुआ है सर? 12 है सारे, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ये कहां दिया हुआ है? 53A, 53A ही है ना? अरे तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? प्रीलिम्स क्लियर हुआ है ना? ऐसे मत डिसअपॉइंट करो यार। लास्ट ईयर ये आया था और बच्चे लिख के आ रहे थे ये, डिसअपॉइंट मत करना। आते हुए गलती नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल लिखो, सेम सेम जो दिखते हैं। इसमें हिंदी मीडियम वाला बच्चा गलती नहीं करेगा, दोनों के नाम अलग अलग है। रेक्टिफिकेशन, रेटिफिकेशन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा गलती नहीं करेगा इसमें। सर ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 27 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये कहां दिया हुआ है? ये कहां दिया हुआ है रेटिफिकेशन? कॉन्ट्रैक्ट में। प्लीज मिस्टेक मत करना, ये मिलते जुलते चेहरे हैं लेकिन इस तरह एग्जाम में गलती करा देते हैं जल्दीबाजी में। उनको प्लीज नोट कर लीजिए, बेसिक फंडा है। नाम सिमिलर है, कंफ्यूज मत होना। देखिए एग्जाम में सर 20 से 21 सवाल आते हैं, कभी 20, कभी 21, कभी 22, ये सब इतने सवाल आएंगे। 54 पेजों की कॉपी होती है, 54 पेजेस होते हैं कॉपी में। और कॉपी ऐसे ये नहीं आती सर, कॉपी आती है ऐसे, ठीक है? कॉपी ऐसे ब्रॉड आती है, ठीक है ना सर? जैसे आपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे या कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम दिए होंगे तो ऐसी लंबी कॉपी होती होगी ना, इस टाइप की कॉपी होती है। लेकिन हम लोग A4 में पेपर कराते हैं, हम लोग A4 साइज में पेपर करवाते हैं। लेकिन A4 साइज को अगर आप ऐसे कर दोगे, 20, 21, 22 सवाल आते हैं एग्जाम में। तुम्हें पेपर पूरा आता है वो अच्छी बात है, लेकिन तुम कोई सवाल गलत करके आ जाते हो आते हुए तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तुम पेपर छोड़ के आ जाते हो एग्जाम में, पेपर छूट गया, 90 का अटेम्प्ट हुआ, 80 का अटेम्प्ट हुआ, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। और तुम अगर इंटरव्यू में भी पहुंच गए, मान लो तुम्हारा मेंस भी क्लियर हो गया, तो माय फ्रेंड ये बात 101% लिख लेना मेरे से कि फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाओगे। कैटेगरी वाले भी, हाँ, वो भी याद रख लीजिए। सब बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। सवाल गलत हो गया, चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, पेपर छूट गया और डाउन चले जाओगे। और ये कुछ इस टाइप के सवाल है जो आपको आते हुए को भी आप गलत कर देते हो। तो प्लीज प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा, हो सकता है किसी पेपर में मैं सारे सवाल एक साथ ही डाल दूं। मिस्टेक मत करना, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो जो अल्टीमेट लॉस होगा वो आप ही का होगा। आपकी जो मेहनत है प्री की वो खत्म हो जाएगी। और मेहनत खत्म होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी आपके अरमान उम्मीदें सब खत्म हो जाएंगे। देखिए सर, ऐसा तो है नहीं कि 40 साल तक की उम्र आरजेस देने की तो 40 तक आरजेस ही देना है, ये तो कोई सोच के नहीं बैठा है यहाँ पे। तो क्यों ना उस अटेम्प्ट को हम लोग भुनना जानते हो ना क्या होता है, उसको हल्के हल्के सेकना। तो सर अभी से ही आप उसको स्टार्ट कीजिए उस चीज को करना। फोन को थोड़ा दूर रखो, अगर फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो। फोन स्लो पॉइजन की तरह होता है, आप हर दिन 2-4 घंटे उसमें वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली फेल होगे। हर दिन धीरे 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 करके तैयारी होती है। आप 15-15 घंटे पढ़िए, लेकिन प्लीज स्टार्ट कीजिए पढ़ना। जो आपका शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए।
आधे बच्चे तो ऐसे जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा सर, अगर आप नहीं करेंगे नुकसान आप ही का है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा नुकसान है अल्टीमेटली, तो मेरा भी नुकसान है मेहनत का, एफर्ट का। तो प्लीज ये सब बेसिक और सिली मिस्टेक्स मत करना इफ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। मुझे आप लोगों को सिर्फ हार्डवर्क चाहिए, और आप हार्डवर्क नहीं दे सकते तो फिर आप बाकी इंस्टीट्यूट में भी दरवाजा खटखला लीजिए। कौन कितना हार्डवर्क कर रहा है आपको पता लग जाएगा। मुझे सिर्फ हार्डवर्किंग बच्चे चाहिए जो मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें। ठीक है सर, इसका ध्यान रखिएगा। मैं आगे चलता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया था, दूसरा पॉइंट भी लिखवा देता मैंने। तीसरा लिखिए, इट में अराइज आउट ऑफ नेसेसिटी। इट में अराइज आउट ऑफ नेसेसिटी, यह आवश्यकता से उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह आवश्यकता से उत्पन्न होती है। इट में अराइज आउट ऑफ नेसेसिटी, यह आवश्यकता से उत्पन्न होती है। सेक्शन 189, सेक्शन 189 इसमें लिखना है सर आपको। सेक्शन 189 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 21 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये सब जो सवाल लिखवा है ना उसमें लिखना है। 21 पार्टनरशिप का है ये। फोर्थ पॉइंट लिखिए, बाय वे ऑफ होल्डिंग आउट। बाय वे ऑफ होल्डिंग आउट, बाय वे ऑफ होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट को होल्डिंग आउट ही लिखना, ठीक है ना। होल्डिंग आउट द्वारा, होल्डिंग आउट द्वारा। सेक्शन 27 पार्टनरशिप का कौन सा सर? होल्डिंग आउट। 27 में होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट हिंदी में लिखिए इसको। होल्डिंग आउट क्या होता है? होल्डिंग आउट को बताएगा मुझे? वो होल्डिंग ओवर है, वो 116 है। अरे कंफ्यूज मत हो तुम लोग यार, हर चीज में कंफ्यूज होते रहते हो। अगर अपने कोर्स में पार्टनरशिप भी होता तो मैं उसको भी लिखा था होल्डिंग आउट और होल्डिंग ओवर को। वो होल्डिंग ओवर है जो इस बार एग्जाम में आया प्री में, ये होल्डिंग आउट है। दोनों लॉज अंतर है, दोनों में बहुत ब्लेंडर अंतर है। होल्डिंग ओवर, होल्डिंग आउट डिफरेंस है। 116 टीपीए, दिस इज 27 पार्टनरशिप। इंटरकनेक्टेड प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे। जिसमें क्या होता है सर कि प्रॉपर्टी में आप रुक गए हो आफ्टर टाइम और आप रेंट पे कर रहे हो, तो ये प्रिज्यूम कर लेता है कोर्ट कि हाँ यू आर कंटिन्यूइंग योर टेनेंसी, जो भी लीज है आपकी वो कंटिन्यू हो रही है। ये क्या होता है होल्डिंग आउट? अगर कोई भी एजेंट प्रिटेंड करता है खुद को, मान लीजिए मेरी फर्म है, मेरी फर्म में नितिन एक एजेंट खुद को प्रिटेंड करता है और मेरे एजेंट नहीं है जबकि है, लेकिन मेरे बिहाफ पे काम करता है, तो बाद में इसको फिर मुकरने नहीं दिया जाएगा, स्टॉपल लगता है इसको, ठीक है ना। स्टॉपल बाय होल्डिंग आउट कहते हैं इसे। जैसे प्रोमिसरी स्टॉपल होता है उसी तरह काम करता है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि तुम्हें सिर्फ पासिंग रेफरेंस देना है, पीएचडी नहीं करनी इसके ऊपर। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिए, फोर्थ, पांचों पॉइंट है। हाँ जी, पांचों पॉइंट में लिखिए। होल्डिंग आउट में 27 लिख लिया, पांचों में लिखिए, वेयर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, वेयर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, वेयर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, वेयर द एक्ट्स ऑफ एजेंट fall not within his actual authority, well, where the acts of agent fall not within his actual authority, within his actual authority, rather it fall under apparent authority, rather it fall under apparent authority, rather it fall under apparent authority,
सेक्शन 237 whether it fall under apparent authority। सेक्शन 237 इसमें लिखिए, जहां की अभिकर्ता का कार्य, जहां की अभिकर्ता का कार्य उसके वास्तविक प्राधिकार से, जहां की अभिकर्ता का कार्य उसके वास्तविक प्राधिकार से, उसके वास्तविक प्राधिकार से बाहर नहीं हो, वास्तविक प्राधिकार से बाहर नहीं हो, बल्कि विवक्षित प्राधिकार से, बल्कि बाहर नहीं हो, बल्कि विवक्षित प्राधिकार से हो, बल्कि विवक्षित प्राधिकार से हो। सेक्शन 237 कौन सा लिखना है? सेक्शन 237 237 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 5 पॉइंट लिख देना इसमें, ठीक है ना। अब सवाल लिखो, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एक नया सवाल लिखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन अलग क्वेश्चन डाल के लिखिए, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी, और फुल स्टॉप लगा लिख दीजिए, राइट एक्सेप्शंस टू इट, राइट एक्सेप्शंस टू इट, राइट एक्सेप्शंस टू इट। अभिकर्ता अपने, अभिकर्ता अपने, नया सवाल बना के लिखना प्लीज, अभिकर्ता अपने प्राधिकार का, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है, प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है, प्रत्याधिकार का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है, अपवाद सहित लिखिए, अपवाद सहित लिखिए, ठीक है सर। ये जनरल रूल क्या होता है आप वो समझ लीजिए, कि अगर प्रिंसिपल ने कोई काम दिया है एजेंट को, तो एजेंट उसको किसी को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता, उसको प्रत्यायोजन नहीं कर सकता उस काम का। ये एक जनरल रूल है, समझ में बात, ये एक जनरल रूल है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं सर, इनको आप लिखिएगा प्लीज, इस वाले सवाल में आएगा। तो भाई जनरल रूल ये है कि प्रिंसिपल का काम वो डेलीगेट नहीं कर सकता। इसमें मैक्सिम भी तो है, डेलीगस नॉन डेलीगेटा, लिखिए डेलीगस नॉन डेलीगेटा, ढूंढनी पड़ेगी मेरे को मैक्सिम कहाँ लिखी है मैंने इसकी। मैक्सिम लिख लीजिएगा इसमें, डेलीगस नॉन डेलीगेटा। हाँ एक क्लास ले रहा था, अर्जेंट नहीं है कुछ, बताओ। जी सॉरी, मैं एक बार बता रहा हूँ, सॉरी फॉर कॉल यार, वो अर्जेंट था थोड़ा घर से, जनरली फोन में रिसीव नहीं करता। डेलीगस नॉन डेलीगेटा, जल्दी से लिख लीजिए प्लीज इसको, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट, लिखिए इसमें, लिखिए प्लीज इसमें, लिखिए, वन टू होम पावर इज डेलीगेटेड, वन टू होम पावर इज डेलीगेटेड, वन टू होम पावर इज डेलीगेटेड, it cannot be, it cannot be further delegated,
इट कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। जहां कहीं भी प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, जहां कहीं भी प्रत्याधिकार, जहां कहीं भी प्रत्यायोजन करने का प्राधिकार, जहां कहीं भी प्रत्यायोजन करने का प्राधिकार दिया गया है, उसे पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, उसे पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, उसे पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। डेलीगेट, GARE, हाँ। जनरली मेरे को याद थी कि ये मेरे को मैक्सिमम नोटबुक में नोट करनी चाहिए, लेकिन मेरे से स्किप आउट हो गई है जब मैं नोट्स बना रहा था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सर इसमें जो प्रोविजंस आएंगे, इसमें जो प्रोविजंस आपको लिखने हैं, जनरल बात तो आप ये समझा दोगे कि ये मैक्सिम लिख के भाई जनरल रूल ये है। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो भी एक बार लिख लीजिए। सब एजेंट, ये सेक्शन 190 से 193 में आता है इसका। ये आएगा तो 6 नंबर में आएगा सर, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल ये लोग 2-3 नंबर 4 नंबर में नहीं पूछेंगे सर, ये 6 नंबर लायक सवाल है। देखिए एजेंसी को पूछा नहीं गया है, लेकिन हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते, और एजेंसी से नहीं पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं, पहले पूछे हुए हैं आज के 3-4 साल 5 साल पहले, लेकिन लास्ट 1-2 साल से इसको नहीं टच किया है। तुम लोग प्लीज इस बार पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको मत छोड़ना। देखिए 6 नंबर का सवाल है ये जो आएगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये सेक्शंस आपको इसमें लिखने हैं जब ये वो ऊपर वाली चीज मैक्सिमम पूछी जाएगी, ठीक है ना। एक और सवाल लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए प्लीज। एजेंट कैन नॉट बी मेड पर्सनली लायबल, एजेंट कैन नॉट बी मेड पर्सनली लायबल। अभिकर्ता को व्यक्तिगत, सवाल लिखिए अगला, अभिकर्ता को व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, अभिकर्ता को व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। एजेंट कैन नॉट बी मेड पर्सनली लायबल। जब भी ये सवाल आएगा सर आपको 230 लिखना है, क्योंकि ये एक जनरल रूल है। क्या है ये लिखा है ना ऊपर, ये एक जनरल रूल है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस कहां का दिए हुए हैं सर, 230 का प्रोवाइजो, प्रोवाइजो देखिए 230 का, आई थिंक 230 के प्रोवाइजो में है। इस तरह एक जनरल रूल है, इसका प्रोवाइजो देखिए। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, इसका प्रोवाइजो नहीं है, जनरली एक प्रेजम्पशन दिया हुआ है। प्रेजम्पशन जो है वो बेसिकली यहाँ पे जो अवधारणा की गई है न्यायालय द्वारा, वो एक प्रोवाइजो की तरह काम कर रही है। मतलब न्यायालय जो यहाँ पे प्रेज्यूम कर रही है 230 के, तो उसमें 3 जगह उसको आप पर्सनली लायबल कर सकते हो। कब कब कर सकते हो, देखो आप बैठक में देखेंगे तो लिखा हुआ है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एग्रीमेंट। तो मर्चेंट क्या है सर, अब्रोड रहता है भाई, उसका जो ओनर है, उसका जो प्रिंसिपल है, अगर वो फॉरेन में रहता है, लिखा हुआ है ना इसमें, विदेशी वाणिज्य से की गई है ना, पहला तो ये हो जाता है। दूसरा ये कि अगर प्रिंसिपल अपना नेम डिस्क्लोज नहीं करता तो एजेंट लायबल हो सकता है। मैं उसके एक्सेप्शंस लिख रहा हूँ, जनरल रूल तो सर ये है, उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड, मतलब उसका नाम तो पता है लेकिन उसको आप सू नहीं कर सकते। हो सकता है ना सर कोई बच्चा हो, बच्चा नहीं हो, ऐसे हो कि बच्चा तो बेसिकली प्रिंसिपल बन नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए जिस टाइम उसने एजेंसी को क्रिएट किया था, जब उसने अभिकरण बनाई थी, उस टाइम बिल्कुल फिट पर्सन था, लेकिन हो सकता है ना बाद में अनसाउंड हो गया हो, उस टाइप उस तरह का सीन कुछ हो, तो आप उसमें नहीं कर सकते। आप ये बेसिक फंडा समझिए। 230 लिखना है सर इसमें, और क्या लिखना है इसमें, ये सवाल अगर आएगा तो आपको लिखना है 235, आपको लिखना है 238, 235 और 238 को भी एक बार फटाफट देख के आ जाइए। ये सारे प्रोविजन से लिखने हैं। ये प्रोविजन भी प्लीज इसमें मेंशन करना, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हो, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं।
बिल्कुल नोट्स बना के रखिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे सारे नोट्स। आप बन जाएंगे तो आपके किसी छोटे भाई के काम आएंगे, तो मेरे पास भेज देना, वरना नहीं, अगर नहीं संभाल कर रखो तो। लेकिन दीज नोट्स आर वेरी वेल केपेबल ऑफ टू यू क्लियरिंग एनी मेंस, कोई से भी स्टेट का मेंस हो, ये आपको क्लियर करवा देंगे। ये इतने सफिशिएंट और इतने फुलफिल नोट्स होंगे। अभी तो हम लोग इसमें मेजर नहीं स्टार्ट कर रहे, मेजर में तो मैं बहुत ही डिटेल में जाने वाला हूँ। वहाँ की क्लास जो होगी वो 1.5-2 घंटे की नहीं, फिर तो मैं उसको एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की लंबा लेक्चर लूंगा। लेकिन मतलब मेंस ओरिएंटेड आपका अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, हो जाएगा सर ये। नेक्स्ट सवाल लिख लिए, एक्सटेंट ऑफ, नेक्स्ट सवाल हो गया, बस ये खत्म, यहां तक लिखना है इसको। एजेंसी खत्म नहीं हुआ, एजेंसी में 2-4 सवाल और लिखिए। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार। ठीक है सर। उसमें क्या क्या लिखना है आपको? उसमें आपको लिखना है भाई, जितनी अथॉरिटी दी हुई है एजेंट को, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है तो किन किन कंडीशन में एक्सीड कर सकता है। अरे एजेंट की 2 अथॉरिटी होती है, एक तो रियल वास्तविक अथॉरिटी होती है, एक विवक्षित अथॉरिटी होती है। रियल उसके पास कितनी पावर है, और एक अपरेंट कितनी पावर है। तो कब कब एक्सटेंड कर सकता है अपनी अथॉरिटी का, वो सारे सेक्शंस कौन कौन से लिखने होंगे इसमें आपको लिखना होगा सर इसमें 188, 189, 214। हमारी जनरल प्रोविजन की क्लास तो वैसे भी कंप्लीट हो गई ना सर, वो तो कंक्लूड हो ही गई है। 211 का प्रोवाइजो, ये सारे प्रोविजन एक साथ लिख डालना है इसमें। हाँ, ये सारे प्रोविजन साथ में आएंगे, और भूलना मत और चूकना मत। मतलब कब कब अपनी अथॉरिटी एजेंट एक्सीड कर सकता है। 211 का प्रोविजो देखो एक बार जल्दी से, आपको दिखा देता हूं। दिखा हुआ है, और इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्शन। हाँ, 211 का प्रोवाइजो सर, उसमें प्रोवाइजो का टाइप कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप समझोगे तो वो प्रोवाइजो बन रहा है मेन प्रोविजन का। अभी दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है उसमें, तो समझिए पहले एक बार जल्दी से। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल और इन द एब्सेंस ऑफ सब डायरेक्शन। भाई अगर डायरेक्शंस नहीं दिए हुए प्रिंसिपल ने तो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा सर? कस्टम्स के अकॉर्डिंग। लिखा है इसमें अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स विच प्रिवेल्स। समझ में आई बात? तो सर एजेंट कब कब अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है? पहली सिचुएशन, अगर डायरेक्शन नहीं तो उसमें कर सकता है। 214 में, ये 214 में जल्दी से। अरे सर जल्दी से 214 निकालिए, बस आंखों से ऐसे तेज चलना चाहिए कि सर अगर इमरजेंसी के केसेस होंगे, ठीक है ना सर, जहां पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अरे सर जहां पे वो संपर्क नहीं कर पा रहा है, सबसे पहले तो ये ना कि सबसे पहले लिखोगे 214, कम्युनिकेट करेगा, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है तो अकॉर्डिंग टू कस्टम काम करेगा। समझ में आई बात? 189 देखिए, देखिए 189, आपको सारे प्रोविजन समझ में आ जाएंगे और आप अपने हिसाब से फ्रेम करना सीखेंगे इसे। 189 में आइए, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। भाई इमरजेंसी है तो क्या करेगा वो? ठीक है, कैसे करेगा काम? पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह काम करेगा वो, मामूली प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह काम करेगा वो। मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति जो काम करता है एजेंट भी उसी तरह काम करेगा। तो ये एजेंट की अथॉरिटी को एक्सीड हो रही है यहाँ पे। 188 देखिए, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। तो इसको किस सीरीज में लिखना है सर? किस क्रम में लिखना है? इसी क्रम में लिखना है। 188 पहले ये, फिर ये, और फिर ये। अरे सर बहुत टेढ़ा है ये एक्ट, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये जो एक्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट एक्ट। सवाल अगर पेपर टफ बनाना है उनको, दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। और अगर प्रॉपर तैयारी नहीं करी है आपने तो ये पार्ट रुला देगा आपको। माइंड माई वर्ड्स। और ये जो पार्ट है, दिस इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन पढ़ना कैसे, लिखना क्या है, वो आपको पता चल जाए ना एक बार, तो आप इसमें झंडे गाड़ के आ जाओ।
आपको बता देगा 188 लिखना है, 188 ये लिखना है, उसका ये लिखना है, उसका ये लिखना है, बस। लेकिन उसको फ्रेम जो करोगे वो तुम बताओगे, तुम जब पेपर में सवाल पूछूंगा ये वाले तो तुम लिख के बताओगे मुझे। तो ये इससे होल प्रोसेस, मेरा काम आधा होता है यहाँ पे, लेकिन आधा काम तब होता है जब आप इसको लिख के लाएंगे मेरे पास। बात समझ रहे हो? क्यों मैंने अलग से क्लासेस के पैसे चार्ज कर रहा हूं मैं? टेस्ट सीरीज हो सकता था ना कि किसी बच्चे को, कितने बच्चे आते सर बस मेरे को हमें क्लासेस चाहिए, अब यूट्यूब पे क्लासेस है अपनी, कितने स्टूडेंट्स आते सर मेरे को सिर्फ क्लास लेनी है आपकी सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज मैंने कहीं और से ली हुई है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा आपको वैसी क्लासेस, इसलिए नहीं दे सकता मैं, क्योंकि जब तक मैं उसको खुद चेक नहीं करूंगा अपनी कॉपी को, मैं कैसे बता दूं कि आपने उसको सही लिखा है गलत लिखा है? तो जिस क्वेश्चन का लेवल हम करते हैं, आपने जितने पेपर दिए आपको पता चलेगा कि किस स्तर के सवाल पूछ रहा हूं, यही लेवल होगा आरजेएस का। मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं, आई एम नॉट हियर टू अपीज यू। तुम यहां दुखी हो जाओगे मुझे चलेगा, मंजूर, मुझे तुम्हारे हंसते हुए चेहरे देखने एग्जाम के बाद, निकलने के बाद। कॉन्फिडेंट होता है आदमी जब सारे सवाल जो किए हुए हैं वही आए, पिन पॉइंटेड। मेंस आसान है सर, उसकी तैयारी टफ है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। तुमने जितना रिगरस हार्डवर्क करोगे, वही बात है ना कि युद्ध के पहले जितना खून पसीना बहाते हो, युद्ध में उतना ही कम आपका खून बहेगा। वो सेम सीन है इधर भी, जितना ज्यादा आप हाथ को नुकसान पहुंचाएंगे, हाथ को तोड़ने का काम करेंगे, लिख लिख के आपके उंगली में छाले पड़ जाने चाहिए, आपका पेन रखते ही वो सेट हो जाए। आपको पता है उंगलियों की हालत क्या हो जाती है जब लास्ट में आप मेंस लिखने जाओगे, अगर आपने मेहनत करी है तो। मान लीजिए आपकी ये फिंगर्स है ना सर, इस फिंगर से यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे निकल जाएगा, जिस चीज से आप पेन होल्ड करते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा वो फिंगर्स में आपके चीजें उभार में आ जाएगी। मेरे अभी भी हो रखा है, अगर आपको दिख रहा है तो, क्योंकि मैं पेन ऐसे नहीं पकड़ता, मैं ऐसे पेन पकड़ता हूँ। तो वो फिंगर्स ने ऑटोमेटिकली अपने आप पोजीशन को चेंज कर लिया है, मसल्स वहां से ग्रो, अलग से ग्रो हो गई है ये पेन, क्योंकि इनको पेन पकड़ने हैं। जो बच्चे पेपर उन बच्चों के छूटते हैं एग्जाम में, पेपर उन बच्चों के एग्जाम में छूटते हैं सर, सुनिएगा, पेपर सिर्फ उन बच्चों के एग्जाम में छूटते हैं जो मेंस को प्री की तरह पढ़ते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेंस की तैयारी एक्सपेंसिव नहीं है, मेंस की तैयारी बहुत हार्ड वर्किंग है। तुम जितना हार्ड वर्क करोगे सर, सीटें बहुत सारी है इस बार, तो सीटों को मत देखो, बस तुमने प्री निकाल लिया, अब तुम धार में लग जाओ। दुनियादारी में क्या चल रहा है तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट 2-3-4 महीने मेरे साथ हार्डवर्क करो, मैं तुम्हारे साथ डबल हार्डवर्क करूंगा। कोई एक बच्चा लगातार टेस्ट दे रहा है तो मैं उसके लगातार कॉपी चेक करके उसमें डायरेक्ट इंप्रूव लेके आता रहूंगा। लेकिन अगर तुम टाइम पे टेस्ट नहीं दोगे, तुम कॉपी मेरे को दोगे नहीं चेक करने के लिए, तो मैं क्या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ पाएगा तुम्हारे अंदर। और एक्सक्यूज ढूंढना बहुत आसान है इस दुनिया में, मेहनत करना बहुत मुश्किल है। प्लीज मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। आपके हार्डवर्क है जो आपको सक्सेस बुलाएगा। आपको आरजेएस बनना है, आपकी मेहनत पहुंचाएगी। मार्गदर्शन मैं कर सकता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा टिल द डे ऑफ इंटरव्यू, टिल द डे ऑफ इंटरव्यू। मैं आपके साथ मेंस के बाहर भी खड़ा रहूंगा आपके लिए चाय पानी लेके, मैं साथ नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आप लोग कितना साथ देते हो, कितनी मेहनत करते हो, सब आप पर वो करता है निर्भर। चलिए आगे चलिए, अभी समय कम होता है अपने पास। लिखिए एक जो इंपॉर्टेंट है सर, बाकी मैं प्रोविजंस लिखा देता हूँ, क्वेश्चंस नहीं लिखवा रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अनुसमर्थन इंपॉर्टेंट है सर। थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करके जाना है इनकी, जो सवाल लिखा रहा हूँ उनको तो प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना, जो मैंने नहीं बोले उनको सिर्फ पढ़ के जाना। इलस्ट्रेशन मत छोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट में एक भी इलस्ट्रेशन मत छोड़ना, प्लीज मत छोड़ना। हमारा बहुत नुकसान होगा अगर हमने इलस्ट्रेशन मिस आउट किए तो। अनुसमर्थन 196 में से 200 आप लिखिए। एक सवाल लिखिए, अभिकर्ता का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ एजेंट, अथॉरिटी ऑफ एजेंट, अभिकर्ता के प्राधिकार, अभिकर्ता का प्राधिकार। देखिए अभिकर्ता का प्राधिकार में क्या लिखना है मैं आपको भी समझा देता हूं। अथॉरिटी ऑफ एजेंट, ठीक है ना, डालिए सर क्वेश्चन। अथॉरिटी ऑफ एजेंट कि एजेंट की अथॉरिटी, सर याद करना मुश्किल है लेकिन एक डायग्राम आसान। अब अगर आप इसको जाओगे ना, अभिकर्ता के प्राधिकार, ये एजेंट की अथॉरिटी क्या क्या होती है,
इससे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन सर हम रिस्क नहीं ले सकते, हम एक एक दो बार तो इसको हाथ से निकाल के लेके जाएंगे, और जब इंडिविजुअल टेस्ट हो रहे हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है, पढ़ लो अभी जितना पढ़ना है। 186 सेक्शन 186 मोड्स ऑफ गिविंग। प्रदान करने के प्रकार। प्रदान करने के प्रकार। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, अभिव्यक्तता, विवक्षित, टाइप्स, प्रकार, एक्चुअल अथॉरिटी, वास्तविक प्राधिकार, दृश्यमान प्राधिकार, अपरेंट, विवक्षित भी लिख सकते हैं इसको, अपरेंट अथॉरिटी। दिस इज सेक्शन 237। इसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय स्टॉपल। क्या बोलते हैं इसको, अगर सवाल आ जाए एजेंसी बाय स्टॉपल किसको कहते हैं सर, 237 को। अरे एजेंट ने कोई काम बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, तो अब क्या हो गया सर, स्टॉपल लग गया है, लगा नहीं लगा स्टॉपल, विबंध हो गया है। यहाँ पे लिखिए पे विबंध द्वारा अभिकरण, विबंध द्वारा अभिकरण, अभिकरण नोट कर लीजिए जल्दी से। ये बेसिकली इसको ही 237 को ही हम क्या कहते हैं सर, एजेंसी बाय स्टॉपल कहते हैं। अरे सर कोई एजेंट ने कोई काम बोल दिया है किसी के सामने जाके कि हाँ वो काम हो जाएगा, तो एजेंट ने अपने अपेरेंट अथॉरिटी का यूज किया है, विबंध द्वारा अभिकरण, एजेंसी बाय स्टॉपल। किससे, हाँ प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है ये 237 में, प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है 188। बाकी सेक्शंस भी इसमें नोट कर लीजिए। सॉरी, बता रहा हूं मैं, डायग्राम को हमने थोड़ा स्मॉल कर दिया ना, अब देख लीजिए तक इसी में आएगा। एजेंट की अथॉरिटी जो है 188 में भी है, ठीक है। 189 बताया ना इमरजेंसी पावर्स में क्या क्या, तो एजेंट की अथॉरिटी ये भी है इमरजेंसी में काम करना। और एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए, मैं खत्म ही हो गया एजेंसी। तुम लोग कितना रिटेन करते हो माइंड में तुम्हारे ऊपर है सर, रिटेन करना सीखो माइंड में। 189 हो गया। If agent exceeds authority, if agent exceeds authority, जब अभिकर्ता प्राधिकार का विस्तार करे, मान लो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर दी है, तो उसका क्या क्या इंपैक्ट होगा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इफ एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, देखिए दो तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए किसी एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है,
उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो एक बार देख लीजिए। अगर एक्स सेपरेबल है, इफ एक्स आर सेपरेबल, इफ एक्स आर सेपरेबल, जब कार्य पृथक्करणीय हो, लिखिए जब कार्य पृथक्करणीय हो, इफ एक्स आर सेपरेबल, दो ही पार्ट्स होंगे, इफ एक्स आर सेपरेबल, जब कार्य पृथक्करणीय हो, जब कार्य पृथक्करणीय हो, पृथक्करणीय हो, पृथक्करणीय हो, तो सर क्या लगेगा 227, और प्रिंसिपल होता है यहाँ पे बाउंड। प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पे? बाउंड होता है सर, ठीक है ना। मतलब मालिक है, आप मालिक को विवश कर सकते हो कार्य करने के लिए, प्रिंसिपल को आप कंपेल कर सकते हो उसको, वो बाउंड होता है अगर एक्ट सेपरेबल होते हैं। तो अगर नॉट सेपरेबल है, अगर पृथक्करणीय नहीं है, अगर कोई भी एक्ट पृथक्करणीय नहीं है तो उसमें लगता है 228, और यहाँ पे प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड, आप मालिक को विवश नहीं कर सकते कि वो पालना करे उसकी। ठीक है सर, ये हो जाएगा? अरे हो जाएगा, नहीं होगा, खत्म होने वाला है, बस 10 मिनट और लूंगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी क्या समझाया अच्छी क्लास में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज समझिए। सवाल आएगा, यही आएगा, उसके बाद सवाल नहीं आएगा। वो अभी तो एजेंसी तो खत्म करने दो। ठीक है सर, हटा दूं मैं से, तो पूरा डायग्राम जो हमारा है वो कुछ इस तरह से बनेगा। और सवाल जो है ना सर, एजेंट्स की अथॉरिटी क्या होती है, ये सारी अथॉरिटी 186 को लेके पूरा। एक और बात, ये जो हमने लिखा ना एक्सप्रेस इम्प्लाइड, ये 187 है। ये 187 है। ठीक है सर, एजेंट अथॉरिटी का सवाल आएगा तो पूरा समझाना पड़ेगा। आप एक बार रफली उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्बिटम लिखिए, पर एक बार एटलीस्ट अपने हाथ को पता रहे कि क्या लिखना है, इसके बाद क्या सेक्शन आएगा, आपको एटलीस्ट ये बात का पता रहे, आपको थोड़ा सा उसका आइडिया रहे कि क्या आपको कंटेंट उसमें यूज करना है। नंबर नहीं कटना चाहिए एक भी, नंबर कटेगा तो आप अपनी बेवकूफी से कटवाओगे, पेपर छोड़ के आओगे, ये सब मत करना प्लीज, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पेपर नहीं छूटना चाहिए। मेरे कुछ बच्चे थे फाउंडेशन बैच में, उन बच्चों का पेपर छूटा, मेरे को आज भी बहुत दुख रहता है, उनसे ज्यादा दुखी मैं रहता हूँ। प्री का पेपर छूटा, कि सर पेपर बहुत लेंथी था, नहीं एमसीक्यू भर पाए। व्हाट वुड आई से? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी 201, मैं सेक्शन लिख देता हूँ, तुम लोग बस नोट कर लेना 201 में क्या है, पढ़ लेना। ये सर एजेंसी हो गया खत्म। एजेंसी के बाद में 201 एजेंसी खत्म हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है ना। एजेंसी यहाँ पे और हो गया है। डिफरेंस लिख लीजिए, किन किन के बीच में डिफरेंस पूछेगा एग्जाम के अंदर। डिफरेंस पूछेगा सर वो बेलमेंट एजेंसी, अगर पूछेगा तो इस पार्ट से जो सवाल आएगा, बेलमेंट एजेंसी के बीच में डिफरेंस वो पूछेगा सर। बेलमेंट प्लेस के बीच में डिफरेंस, वो पूछेगा। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस, अगर डिफरेंस के फॉर्म में अगर सवाल आएगा ना स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये सवाल बनेंगे 3। इंडेमनिटी गारंटी का क्या डिफरेंस है, बेलमेंट प्लेस का क्या डिफरेंस है, बेलमेंट एजेंसी का क्या डिफरेंस है। एक पूछता है ये बेलर बेली के राइट्स, राइट्स ऑफ बेलर और बेली। इसके मैं सेक्शंस लिखवा देता हूँ आपको, हम एक बार सेक्शंस लिखवा देता हूँ।
देखिए बेली के जो सेक्शन है ना, बेली के सेक्शन 164, 158, 170, 171, 180, 181 जो बेली के हैं। सर ये जो है ना, ये सेक्शन होते हैं, राइट टू लीन, पर्टिकुलर लीन करना है, जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन, ये सब चीजें ये बेली का राइट होता है। बेलर का मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या इतना सा भी नहीं होगा क्या अपन से? हाँ अभी समय है हमारे पास। पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव बात क्या करो, मुझसे नेगेटिव बात मत क्या करो। सेक्शन लिखना मैंडेटरी है क्या? अभी याद करने की शुरुआत तो करो, यू विल डू इट। अब ऐसे कह रहे हो सर इसको याद करना जरूरी है क्या? याद करना जरूरी है तुमको? अरे तुमको 5 साल और मेहनत करनी है क्या जज बनने के लिए? पहली साल बनना है ना, ये 4 महीने की मेहनत करनी है ना। ये 4 महीने डिसाइड करेंगे कि 60 साल तक क्या करोगे। सेक्शन लिखना जरूरी है क्या? बच्चों टाइप सवाल मत क्या करो, नर्सरी के बच्चे हो क्या? लिखवा क्यों रहा हूं मैं सेक्शन? सब सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है तो। तुम लोग 4-5 महीने मेहनत नहीं कर सकते हो ढंग से? प्लीज मेहनत कीजिए, सफलता तभी मिलेगी जब मेहनत करेंगे। तो मेहनत नहीं करोगे तो फिर सर सिर्फ हम सिर्फ सफलता की प्रत्याशा में बैठे रहे, हम सिर्फ सक्सेस के एंटिसिपेशन में बैठे रहे, तो ऐसे तो हमारा कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि इस साल जो 222 बच्चे हैं, इस बार सबसे इंटेलिजेंट बच्चे बन जाएंगे? नेक्स्ट टाइम हम बनेंगे, ऐसा होगा क्या? तुम्हारे बाद कोई और आएगा इंटेलिजेंट, तो तुम कब आओगे फिर? ऐसे तो सर ये नेवर एंडिंग रेस है। अरे सब ट्रेन में बैठ रहे हैं जाती हुई में, तुम कब बैठोगे? तो प्लीज थोड़ा सा समझिए। देखिए मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? हम तबीयत से मेहनत करो, बस ये सोच लो कि सर यही एग्जाम जो है हम इसी में पूरे जान लगाएंगे। मेहनत शिद्दत से करोगे तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी सर? दोनों प्रोविजंस पढ़ना है इसमें, ये जो सेक्शन लिखा है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सर एक के लिए राइट बता रहा है, दूसरे के लिए ड्यूटी बना रहा है। तुम दोनों प्रोविजंस देख लेना, सारे प्रोविजंस देख लेना, ठीक है ना? इसमें यहीं पे आंसर मिलेगा आपको इसका। चार पांच महीने सर, ये 3-4 महीने है। इनफैक्ट हमारे पास 90 से 100 दिन है मेहनत करने के। उसमें दिमाग को ये एक्सक्यूज मत दो कि हम सेक्शन नहीं याद करेंगे, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए जो पढ़ना है, बस पढ़िए। जो सवाल बता रहा हूं उनको लिख लिख के प्रयास कीजिए और पूरे बैरेट को पढ़िए। और जो मैंने डिफरेंसेस लिखा है, अरे डिफरेंसेस लिखा है ना, इंडेमनिटी गारंटी, इसको इसको भी तुम कर ही लोगे। जब डिफरेंसेस पढ़ोगे तो ये भी पढ़ोगे ही ना, तो अलग से नहीं लिखवा रहा हूं मैं इसको। एक सवाल है जो पूछा गया 2017 में, कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या पूछा गया? कंटिन्यूइंग गारंटी। अब उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस लिखने को मैं बता देता हूं। एजेंसी हो चुका है कब का? एजेंसी तो बाहर ही कब बहुत देर पहले निकल गए। हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 129 लिखना है इसमें, 129, 130, 131 तीनों प्रोविजन लिखना है इसमें कंटिन्यूइंग गारंटी में। कंटिन्यूइंग गारंटी में 129, 30, 31 तीनों लिखना है सर इसमें। कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या कहते हैं? चलत प्रत्याभूति। ठीक है, चलत प्रत्याभूति में तीनों प्रोविजंस लिख देना। एक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी भी पूछता है। वो क्या पूछता है? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, वैसे लास्ट सवाल है इसका, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये भी सवाल पूछता है सर एग्जाम में। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये भी पूछता है एग्जाम में। इसमें सेक्शंस आएंगे सर 133 से 139 प्लस 131, ये सब चीजें करनी है और इसके बाहर सवाल नहीं बनेगा। आई होप मैंने पूरा एक कवर करा दिया है सवाल बनने के लिए, और जो सवाल जिनके डायरेक्ट आंसर नहीं थे उनको भी मैंने लिखवा दिया है, ठीक है ना। अब इससे बाहर नहीं जाएगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन सर पढ़ना आपको है, अब मैं बता सकता हूं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो सर आप ही को पड़ेगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास, हाँ लिख तो दिया। अरे गारंटी में डिफरेंस में तो लिखवा दिया ना, तो तुम डिफरेंस पढ़ोगे तो इनको नहीं पढ़ोगे क्या? उतना ही पढ़ना बस। पोनर पोनी, राइट्स ऑफ पोनर पोनी, अब आप कह रहे हो सर इसको भी पढ़े राइट्स ऑफ पोनर पोनी, एक बार हल्की निगाहों से देख लेना, बहुत डीप पे नहीं आएगा, चांसेस है नहीं आएगा तो नहीं आएगा, 95% चांसेस है जितना लिखा है उतना ही आएगा, उतना ही पढ़ लो। आएगा तो डिफरेंस से पूछ लेगा वो, ठीक है। हमारे स्पेशल कंटेंट की लेक्चर की 1 सीरीज हमारा जनरल प्रिंसिपल हो चुका है इससे पहले वाले लेक्चर में, इसमें स्पेशल कंटेंट खत्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।